हेलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम देखेंगे मूल विधि। मूल विधि का जो हम दूसरा पार्ट देखेंगे, जो केस है उसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे, जो भी हिंदी में जिसको बोलते हैं वाद। तो उसका हम एक पार्ट देख चुके हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न हम उसका कर चुके हैं वहाँ पर पहले पार्ट में, और यहाँ पर हम देखेंगे लगभग 30 प्रश्न। इसके अलावा मूल विधि में हम आईपीसी सीआरपीसी सब कंप्लीट कर चुके हैं, और जो आईपीसी के भाग होते हैं, अध्याय हैं, जो 23 अध्याय है, उसको हमने बहुत अच्छे ट्रिक से किया हुआ है। क्योंकि एक प्रश्न तो अध्याय से आता ही है कि हाँ ये धाराएं किस अध्याय में है, ये किस अध्याय में है, कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है ना, एक प्रश्न तो आता ही है, तो इसलिए बहुत अच्छे ट्रिक से कराया गया है, एक बार में याद हो जाएगा। इसके अलावा जो आईपीसी की धारा है वो भी सब करा चुके हैं, सीआरपीसी की धारा है वो करा चुके हैं, और इसके बाद हम कर रहे हैं केस। और जो आईपीसी सीआरपीसी की धारा है, आप एक या दो बार देख लेना वीडियो, और आगे यहीं से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि हम अभी केस कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो हम लगभग हम सही यहीं से सारा सब कुछ याद कर लेंगे। ठीक है ना, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7 से 8 प्रश्न आते हैं आपके यूपीएसआई में मूल विधि के, वो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे पूरा। ठीक है, कुछ और देखने की इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे हमने मैथ मैथ की अगर हम बात करते हैं, मैथ का कोई ऐसा नहीं कि हाँ हम फॉर्मूले से करेंगे, एक्स प्लस वाई वाई वाले फॉर्मूले से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बिना एक्स वाई वाले तरीके से कराया गया सारे प्रश्न, और बहुत अच्छे मेथड से कराया गया है। मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे सभी प्रश्न को करने में। हमारा मेन मोटिव होता है टाइम बचाना एग्जाम में। टाइम बच गया तो हम एग्जाम निकाल लेते हैं, और अगर हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, बहुत एग्जाम तो लगभग सभी पास कर लेते हैं। बात तो टाइम की है, किसने विद इन टाइम किया है, मेन है वो। तो इसके अलावा वहाँ से वो देख लेना। और करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जो मंथली सीरीज चल रही है अभी। हमने जनवरी से मई तक का करंट अफेयर का एक सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें हम तीन वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, और चौथी वीडियो हमने अभी अपलोड की है अप्रैल की। किसकी की है? संपूर्ण अप्रैल के नाम से एक वीडियो है, जो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज है जनवरी से मई तक। तो ये आपको देखना है, वहाँ से प्लेलिस्ट से आप सब वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक, मूल विधि। मूल विधि के केस दूसरा पार्ट अब हम यहाँ से देखते हैं। तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई अपना आज का पहला प्रश्न। तो इसमें देखते हैं भाई, पहला है, उसने कहा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। क्या है? समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। क्या कर दिया? संभावना को खारिज कर दिया। तो भाई ये एक केस, तो ये किसका है? यह है मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल। किसका है? अगर ये आता है कि हाँ समझौते को मना करते हैं, किस केस में कहा था, किस मामले में? मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल। एक केस हुआ था जिसमें आपस में उनको क्या हुआ था, उनको जेल हुई थी। तो उसने जिन व्यक्तियों को, जो भी अभियुक्त थे, जो भी आरोपी थे, उन्होंने क्या किया था, 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। जो पीड़ित पक्ष था उनको कितने दिए थे? वो गरीब थे तो कितने दिए थे? 1.5 लाख रुपए। और सजा कम करा ली थी। सजा क्या हुआ था? कुछ साल कम करा ली। लेकिन इसमें जब केस डलाई आगे, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप उनको एक मुआवजे के तौर पर तो राशि दे सकते हैं, लेकिन इससे आपका अपराध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब समझौता नहीं, बस आप एक तरीके से मुआवजे के तौर पर दे सकते हैं, उनकी सहायता के लिए दे सकते हैं, लेकिन इससे समझौते की संभावना को खारिज कर दिया। किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसे ऐतिहासिक पुरुष जो होते हैं, उन्हें ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो किस न्यायिक मामले में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये किस मामले में कहा? ये कहा था देवीदास वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। 2015 का ये वाद था, देवीदास वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इसमें क्या कहा था? कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दलों को, जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, उन दलों द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ कोई दल अपना भगत सिंह की तस्वीर लगा रहा है इस तरीके से, मतलब तो ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये किसमें कहा था? ये कहा था कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ। इस चीज़ को याद रखना, किसमें? कॉमन कॉज वर्सेस भारत संघ। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, ये संविधान का केस ही है ये भी, इसलिए मैंने इसको यहीं पे ये आया तो इसको मैंने नोट कर लिया। ठीक है, तो कहा है 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जो 9वीं अनुसूची है संविधान की, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यही तो कहा गया था। परंतु भविष्य में सरकारों द्वारा
इसका दुरुपयोग किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने किस बात में कहा कि न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की बुनियादी विशेषता है? न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका की बुनियादी विशेषता है और 9वीं अनुसूची में कोई ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना हो जो मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाता हो, उसकी न्यायिक समीक्षा को असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बस 9वीं अनुसूची है उसमें तो न्यायपालिका कुछ करेगी नहीं, उठा के क्या कर दिया, कुछ भी बनाया एक्ट, कोई भी कानून बनाया और किस में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कुछ करेगा नहीं। तो इसीलिए कहा था, अदालत ने क्या कहा था, न्यायालय ने, कि ऐसा नहीं है कि संविधान के अगर मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा तो न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। किसमें कहा था? IR कोएल्लो वर्सेस केरल राज्य के बाद में। किसमें कहा था? IR कोएल्लो वर्सेस केरल राज्य के बाद में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, किस जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधली को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजा, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई? तो ऐसा हुआ था उस समय, जिस समय आपातकाल लगा था, उसके बाद क्या हुआ था, नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए, मतलब डॉक्टरों को लक्ष्य दे दिया आपको इतनी नसबंदी करनी है, वो भी क्या करते थे, अपना किसी गरीब को पैसे दे दिए या किसी, मतलब जबरदस्ती हुई थी उस समय, बहुत बुरा हाल रहा था वहाँ पर। क्या होता, उसमें लोगों के साथ बहुत जाती हुई थी। क्या हुआ था? धांधली, टारगेट पूरा करने के लिए, जैसे अपनी होता प्राइवेट जॉब में बस टारगेट पूरा करने के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार रहता है, तो उस समय क्या हुआ था, टारगेट, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या था, धांधली हुई थी उस समय। तो उसके लिए केस डाला था, वाद डाला था, याचिका डाली थी। किसने डाली थी? वो डाली थी सामाजिक याचिकाकर्ता देविका विश्वास वर्सेस भारत संघ। तो किस केस में आया था ये सामने? सामाजिक कार्यकर्ता देविका विश्वास वर्सेस भारत संघ। नेक्स्ट, ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित मुख्य वाद है। तो ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित जो मुख्य वाद है वो कौन सा है? अमित्र पटेल बनाम भारत संघ। कौन सा है? अमित्र पटेल बनाम भारत संघ। इसमें क्या है, जैसे पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या कहता है भाई, जैसे भी पर्यावरण से संबंधित ठोस कचरा है इससे संबंधित, तो क्या कहता है, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2000 अधिसूचित की थी। 2000 में क्या कहता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली बनाई थी। किस केस के बाद? इसी केस के बाद क्या बनाया था? अमित्र पटेल वर्सेस इंडिया, इस केस के बाद। इसके बाद क्या कहता, बाद में कुछ जो भी जैसे स्थानीय निकाय होते हैं, शहरी निकाय होते हैं, उनको क्या दिया था, ये काम सौंप दिया गया था, इस जो इन्होंने 2000 में नियमावली बनाई थी इसके अंतर्गत, कि आप अपने यहाँ का जो भी कचरा है उसका प्रबंध करेंगे। आगे देखते हैं, श्रेय सिंघल बनाम भारतवाद का संबंध किससे है? ये हम पहले भी देख चुके हैं, अच्छा डिटेल में देखा था। तो श्रेय सिंघल बनाम भारतवाद का संबंध किससे है? IT एक्ट 2000 धारा कौन सी है? 66A। और जो चाइना के 43 ऐप बंद किए थे, फिर बाद में और किए थे, टोटल 59 ऐप बंद किए थे। तो वो IT एक्ट की किस धारा के एक्ट जो तहत है वो बंद किए थे? IT एक्ट की किस धारा के तहत चाइना के ऐप बंद किए थे? वो किए थे 69A। और ये जो श्रेय सिंघल बनाम भारतवाद का है, ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हाँ इंटरनेट पर हम अपनी आज़ादी लेना चाहते हैं, तो ये क्या है? श्रेय सिंघल, ये था, इसमें कौन सी धारा थी? 66A। इसमें क्या था, कोई भी आपत्तिजनक नहीं डाल सकता था किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो इसमें पहले सजा थी, लेकिन इसके बाद ये धारा 66A खत्म कर दी गई थी। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 303 को रद्द किया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य दंड दिया जाना चाहिए? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 303 को रद्द किया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो ये किया गया था भाई मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में। कब किया गया था? मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के अधीन। नेक्स्ट है, किस जनहित याचिका मामले में पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया? तो किस जनहित याचिका मामले में पंचायती में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को क्या करा? अयोग्य ठहराया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसमें? जावेद बनाम हरियाणा राज्य, 2003 का वाद है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य में क्या कहा था? 2 से अधिक अगर बच्चे हैं तो वो अयोग्य है। नेक्स्ट, वह कौन सा मामला था जो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? तो पहला मामला कौन सा था भाई जो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आया? तो वह था तमिलनाडु राज्य बनाम सुभाष कुट्टी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व के नियम का प्रतिपादन किस बात में किया गया? तो भारत में पूर्ण उत्तरदायित्व के नियम का प्रतिपादन देखते हैं, इसको वो क्या? MC मेहता बनाम भारत संघ। किसमें किया गया था? MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जहां कोई उद्यम खतरनाक कार्य में रहता है,
जहाँ पर कोई उद्यम खतरनाक कार्य में रहता है तथा दुर्घटना में किसी व्यक्ति को विषैली गैस के परिणाम स्वरूप क्षति पहुंचती है। हो जाता है कभी कभी गैस, जैसे भी तमिलनाडु में स्टाइरिन गैस फैल गई थी तो बहुत लोग, एक दो मर भी गया था उसमें और बेहोश हो गए थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो परिणाम स्वरूप क्षति पहुंचाती है, तो ऐसा उद्यम उस व्यक्ति के प्रति कठोर तथा पूर्ण रूप से प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिकर का परिणाम, प्रतिकर का परिणाम उस उद्यम की क्षमता, जो भी उस उद्यम की, ये गलत टाइप हो गया शायद यहाँ पे, तो उस उद्यम की जो भी क्षमता है उसके अनुपात में होगा। जो भी उस उद्यम की औकात है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो भी उस उद्यम की क्षमता है उसके अनुपात में होगा। यह वाद कब आया था? भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद आया। कब आया था? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, मिथेल आइसोसाइनाइड गैस के द्वारा। तो इसी में क्या कहा गया था? पूर्ण देयता या पूर्ण उत्तरदायित्व के नियम की व्याख्या। मतलब पूर्ण देयता कौन है? जहाँ पर काम कर रहे हैं भाई, वहीं से अगर नुकसान हो रहा है तो कौन होगा जिम्मेदार? वही होगा जिसके यहाँ पर उसको शारीरिक हानि हुई है या जो भी हुआ है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? जहाँ पर वो काम कर रहा है, जो भी खतरनाक उद्यम है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं? तो किस जनहित याचिका मामले में कहा था कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं? ये कहा गया था अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। किसमें कहा गया था? ये कहा गया था अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अविवाहित माँ बच्चे के पिता को बिना सूचित किए, अविवाहित मतलब शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा? बच्चे के पिता को बिना सूचित किए और पिता का परिचय दिए बिना बच्चे की एकमात्र अभिभावक बनने का आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। तो ये किस बात में कहा गया था? ये कहा गया था ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ABC बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मतलब पिता का नाम देना जरूरी नहीं है। किसमें कहा था? ABC में से कुछ भी नाम रख लो, ठीक है ना, तो वो सारी जिम्मेदारी किसकी? माँ की है, उसमें पिता की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, किस मामले में यह फैसला किया गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? भाई कई सारे आजीवन कारावास चल रहे हैं, उसमें से एक केस में उसने क्या किया? याचिका लगा रखी थी राष्ट्रपति के पास, उसमें उसको क्षमा मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको बस उसमें मिल गई तो वो आज़ाद हो गया, नहीं। अगर एक में क्षमा मिली तो दूसरे केस पर वो कोई डिपेंड नहीं करेगी, सबका अलग अलग होगा। तो इसमें क्या कहा गया? एक की क्षमा दूसरे जो भी अपराध है उस पर प्रभावित नहीं करेगी। ये किसमें कहा गया था? मुथुराम लिंगम वर्सेस राज्य में, मुथुराम लिंगम वर्सेस राज्य। नेक्स्ट, एक जनहित याचिका जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले आयकर पर छूट पर पुनर्विचार करने की सलाह दी थी, सरकार ने क्या कहकर इसे मना कर दिया था? तो एक जनहित याचिका जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा भाई जो आपके पास चंदा आता है, ये जो भी आपके पास पैसा है उस पर आप टैक्स नहीं देते हो, उस पर क्या नहीं करते हो आप, जो भी पार्टी है आप टैक्स नहीं देते हो, तो ये जो आप टैक्स नहीं देते हो इस छूट पर एक बार पुनर्विचार कर लो भाई, इस पर टैक्स दे दिया करो। तो सरकार ने क्या कहा? नहीं, इस पर हम टैक्स नहीं देंगे। और ये किस में हुआ था? ये जो 2015 का केस है, उस समय कौन था? बीजेपी सरकार ने इसके लिए मना कर दिया था कि इसमें हम टैक्स नहीं देंगे। किसके तहत कहा गया था? ये RTI की धारा थी, RTI के तहत सूचना ली गई थी, ये ली गई थी धारा 2H के अनुसार सरकार ने इसे सार्वजनिक संस्था बता दिया था। तो अब सूचना देने के लिए भी क्यों मना कर दिया था? तो RTI की जो संस्था थी, RTI सूचना अधिकार नियम, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इसकी जो धारा है 2H, इसके अनुसार सरकार ने जो चंदा लिया जाता है या जो भी पार्टी है उसको क्या कहा? उसको सार्वजनिक संस्था के रूप में बता दिया। और सार्वजनिक संस्था मतलब इसके बारे में हम कोई टैक्स वगैरह नहीं देंगे, ये एक सार्वजनिक संस्था है। तो किस धारा के तहत? तो आप यहाँ से एक RTI की धारा भी याद हो जाएगी, कौन सी धारा? 2H में क्या है? सार्वजनिक संस्था, ठीक है। तो किस जनहित याचिका? तो RTI की जो धारा थी 2H के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, S वरदराजन बनाम राज्य का संबंध किस बात से है? S वरदराजन बनाम राज्य का संबंध किस बात से? यह विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यापहरण, IPC की धारा 361। ये केस ये था भाई, ये दक्षिण भारत का एक केस था एक। तो इसमें एक लड़की थी जो किसी व्यक्ति से प्यार करती थी और वो भी करता था,
तो इसमें वो लड़की जो थी वो अपने घर पर रह रही थी, लेकिन उस उनके घर वालों ने देखा कि यार यहाँ पर ये सेफ़ नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर सेफ़ नहीं है। उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके मतलब अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचा दिया। उन्होंने क्या किया, अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचा दिया। लेकिन अब वो लड़की वहाँ से कुछ दिन सही रही, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या किया, वहाँ से वो चुपचाप निकल गई और उसने किसको फ़ोन कर दिया, वरदराजन को फ़ोन कर दिया कि आजा, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ, तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, वो आया, उसने कहा हाँ बता क्या बात है। अब उसे तो नहीं पता था, अब वो आया, अब वहाँ से उसको, अब जब उसने कहा कि ना मैं तो तेरे साथ ही रहूँगी वरना मैं यहाँ मर जाऊँगी, अब उसके सामने मजबूरी, तो उसने क्या किया, चल ठीक है चल दे। उसके बाद उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने क्या करा, उस पर व्यापहरण का केस चला दिया। किसके ऊपर, वरदराजन के, कि विधिपूर्ण सुरक्षितता में से थी, इसको व्यापहरण किया गया। मतलब घर में थी, वहाँ से व्यापहरण कर दिया गया, वहाँ से बहला फुसला के लेके चला गया। कौन, वरदराजन। उसने अपने बाद में कहा कि नहीं मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो बुलाया भी नहीं था, मैंने तो बुलाया भी नहीं था भाई, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो वहाँ पर उससे संबंधित कौन सा है, विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यापहरण, तो इससे संबंधित कौन सा है, एस वरदराजन। तो इसमें उसको आरोपी सिद्ध नहीं किया गया था। ठीक है, वो बेकसूर था, तो इसमें न्यायालय ने उसको क्या माना था, बेकसूर। नेक्स्ट, राजेश कुमार बनाम धर्म, राजेश कुमार बनाम धर्म का वाद किससे संबंधित है, तो यह है आत्मरक्षा के अधिकार से। तो जो आत्मरक्षा का अधिकार है उसमें उससे कौन सा संबंधित है, राजेश कुमार बनाम धर्म। एक और है जयदेव बनाम स्टेट, ये भी इससे संबंधित है। तो राजेश कुमार बनाम धर्म और जयदेव बनाम स्टेट दोनों किससे संबंधित है, आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिए हैं गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, तो ये दिए हैं DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 में। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997। क्या कहा है कि भाई जो भी गिरफ्तार करेगा पहले तो वो फुल ड्रेस में होगा, क्या होगा, फुल ड्रेस में, और उसके बाद में एक प्रपत्र पर 2 लोगों के हस्ताक्षर करवाएगा। जहाँ पर उसने गिरफ्तार किया है वहाँ से क्या करवाएगा, वहाँ पर 2 लोगों के हस्ताक्षर करवाएगा। ठीक है, क्या करवाएगा, 2 लोगों के हस्ताक्षर कि हाँ हम आपके सामने इसको लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है, थाने में मानवाधिकार के संरक्षण से के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय का पालन करना चाहिए। तो थाने के जो मानवाधिकार संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस निर्णय में कहा था कि इसका पालन करना चाहिए, तो ये भी किस में कहा था, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। मतलब जैसे हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए या रस्सी नहीं बांधनी चाहिए, किसी केस में बांध दिया तो आप न्यायालय से इजाज़त लोगे, तो किस में कहा था, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997। ठीक है, दोनों केस ये। नेक्स्ट, नासिक षड्यंत्रवाद किससे संबंधित है, तो यह है भाई विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर जी से संबंधित है। ये कौन थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनसे संबंधित है। उस समय चलाया था ये लगभग 1920 में के आसपास चलाया था ये अंग्रेजों ने। इन पर क्या चलाया था, इन पर क्या केस चला दिया था, क्या हो, आपराधिक षड्यंत्र रच रहे थे। तो षड्यंत्र से संबंधित किसका, नासिक षड्यंत्र से विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या अभिनिर्धारित किया गया, तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार में क्या कहा था, मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। क्या कहा था, मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आर बनाम गोविंदा का वाद किससे संबंधित है, तो यह हत्या और मानववध में अंतर से संबंधित, मतलब IPC की धारा 299 और IPC की धारा 300 से संबंधित है, उनके अंतर से संबंधित है। नेक्स्ट, विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है, तो ये किससे है, हत्या से, हम पहले भी देख चुके हैं। बच्चन सिंह मृत्युदंड से संबंधित, आर बनाम गोविंदा हत्या और मानववध। नेक्स्ट, गंभीर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित मुख्य वाद कौन सा है, तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित मैंने बहुत अच्छे से बताया था पिछली वीडियो में, देख लेना आप। यह है KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, KM नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, IPC की धारा 300, IPC की धारा 300। नेक्स्ट, अब बलात्संग से संबंधित कौन सा वाद है भाई, बलात्संग से संबंधित कौन सा वाद है, तो यह है तुकाराम बनाम राज्य मथुरावाद। इसको किस नाम से जानते हैं, मथुरावाद। तुकाराम बनाम राज्य किससे संबंधित है, बलात्संग से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से अघोषित असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो 2018 में धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो किस वाद में क्या था, नवतेज सिंह जौहर व अन्य बनाम भारत संघ। पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ठीक है, रिपीट होते रहेंगे, याद होते रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट हो जाता है। तो नवतेज सिंह जौहर बनाम व अन्य बनाम भारत संघ, धारा 377 कैसी कर दी गई, असंवैधानिक, आंशिक रूप से। नेक्स्ट,
आईपीसी की धारा 511, आईपीसी की धारा 511 आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण वाद कौन सा है? तो इससे संबंधित है अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य किससे संबंधित है? आईपीसी की धारा 511। आईपीसी की धारा 511 क्या कहते हैं? आपराधिक प्रयत्न। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो अस्वस्थ मन या अनसाउंड माइंड। तो आईपीसी की धारा हमने 84 पढ़ी थी। यदि क्या है पागल, क्या हो सकता है? पागल के विरुद्ध क्या है? प्रतिरक्षा का अधिकार। मतलब पागल क्या है वहाँ पर धारा 84 में? अगर पागल कोई कृत्य करता है तो वहाँ क्या है भाई? उस पर कोई केस नहीं चलेगा। क्या होगा? पागल क्या है? अपराध मुक्त माना जाएगा अगर पागल ने कुछ, या जिसका अस्वस्थ मन है, अनसाउंड माइंड है, तो इसका बचाव का के रूप में होने का सिद्धांत किसका प्रतिपादित किया गया था? आर बनाम मैकनॉटन। ये वाद था लंदन का, इंग्लैंड का। वहाँ तक किसी एक अस्वस्थ दिमाग का था, पागल था, उसने किसी नेता की हत्या कर दी थी। तो उसमें उसको बचाव किस केस में मिला था? आर बनाम मैकनॉटन। तो ये कहा गया था भाई ये तो पागल है, इसको तो पता ही नहीं था, इसका कोई उद्देश्य थोड़ी है। तो इस बात में ये कहा गया था। तो आप ध्यान रखना, पागल अपराध मुक्त, अगर कोई अपराध भी कर देगा तो क्या होगा? वो अपराध मुक्त है, उससे बचाव है किस केस के अनुसार? आर बनाम मैकनॉटन। ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो केस थे, वाद थे, लगभग हमने 30 इसमें कवर किए हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तब तक आप अपना जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, मैथ है और करंट अफेयर्स है, और आप ये मूल विधि है कंप्लीट, इसको आप देखें, अच्छे से समझें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और कमेंट जरूर करें, बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।